स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में 3 टॉपिक क्लियर कर चुके थे। फर्स्ट था अपना एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सेकंड था अपना कोलिनियर और थर्ड था अपना इक्वेशन ऑफ ए लाइन टू पॉइंट्स। फर्स्ट था अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा था कि बिंदुओं का सररेखीय और तीसरा था दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये अपन 3 टॉपिक क्लियर कर चुके थे सारणिकों के अनुप्रयोग में। इस पर आगे चलते हुए अपना आज का टॉपिक है, 4th टॉपिक है इसका, रेखिक समीकरण का है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें पढ़ेंगे अपन क्रेमर रूल्स। फर्स्ट है अपना क्रेमर रूल्स। आज क्रेमर रूल्स को देखते हैं। यहाँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है अपने राजस्थान बोर्ड में, बड़ा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रेमर रूल्स है अपना। इसमें इसके भी 2 टॉपिक हैं। फर्स्ट है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण और सेकंड है 3 चरों वाले रेखिक समीकरण। फर्स्ट है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स, सबसे पहले हमको देखना है कि रेखिक समीकरण क्या होता है। रेखिक समीकरण होता है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें कोई भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है, वो होता है अपना रेखिक समीकरण। जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो देखो इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, तो ये हो गया 2 चरों वाला रेखिक समीकरण। और इसमें x और y की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। यदि 1 है तो रेखिक समीकरण, यदि इसकी पावर 2 है तो द्विघात समीकरण, क्वाड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 चरों वाला है। यदि इसमें मैं 1 चर और ऐड कर दूं उसके c1z इक्वल टू d1, तो इसमें 3 चर हो गए, तो ये 3 चरों वाला रेखिक समीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है अपना 2 चरों वाला, तो उसमें अपन 2 चरों वाले समीकरण को देखते हैं। और क्रेमर जो नियम है, इसमें हमको जितने चर हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे अपने पास है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये अपना फर्स्ट है। दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। ये है अपने लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास x और y 2 वेरिएबल है इसमें, और इन 2 वेरिएबलों से ये 2 क्या बने, 2 समीकरण बने। अच्छा, अपन जब 9th-10th क्लास में होते थे तो ये ऐसे 2 समीकरण मिलते थे। उन दोनों समीकरण से अपन क्या करते थे, वही x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। वहां पर x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 नियम होते थे। पहला था एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, तो इनसे अपन निकालते थे। और तीसरा होता था सब्स्टिट्यूशन, जैसे x की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट करना। तो वहां भी अपन लीनियर इक्वेशंस में क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकालते थे। सेम यहां पर भी डिटरमिनेंट्स का यूज करते हुए, सारणिकों का उपयोग करते हुए हमें वही किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा अब निकालनी कैसे है, वो अपन सारणिकों का यूज करेंगे इसमें। अब वो कैसे करेंगे, वो आप पहले तरीका देखना, मेथड देखना। लेकिन क्रेमर नियम है, जो अपना क्रेमर रूल है, उसमें लीनियर इक्वेशंस हैं, उसमें करना क्या है, वही हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। जितने वेरिएबल हैं, यदि 2 वेरिएबल है तो 2 वैल्यू, और 3 वेरिएबल है तो 3 वैल्यू निकालनी है। अब निकालेंगे कैसे, देखो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन है। तो क्रेमर रूल में याद रखना है कि हमको निकालनी है x y की वैल्यू। तो सबसे पहले x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रेमर रूल से x की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू होता है अपने पास del 1 अपॉन del, इससे निकालनी x की वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू, x की। और y की वैल्यू कैसे निकालनी है कि del 2 अपॉन del। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे पहले 2 इक्वेशंस होंगी, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो क्रेमर रूल से x की वैल्यू निकलेगी कि del 1 अपॉन del, और y की वैल्यू निकलेगी del 2 अपॉन del। अच्छा, यहाँ पर del 1 del 2 क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। अपने पास del 1 और del 2 को आप 1 मिनट के लिए मान लो कि del 1 अपने पास x है और del 2 अपने पास y है, और del अपने पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे अपने पास इक्वेशंस होती हैं कुछ ऐसे, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6
और 5x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो ये अपने पास ये क्वेश्चंस होती थी, तो इनको अपन प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, इन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर हमको ये मेथड यूज नहीं करने हैं, यहाँ पर हमको एक्स वाई की वैल्यू सारणिकों का डिटरमिनेंट्स का यूज करके निकालनी है। तो यहाँ पर डेल क्या होगा, आपको वो चीज याद रखनी है। यहाँ पर डेल क्या होगा, डेल क्या होता है, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू। क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, जैसे अपन यहाँ निकाल, इसको मान लेते थे अपन x की वैल्यू, यहाँ करते थे y, और यहाँ क्या करते थे, कोई भी कांस्टेंट। तो अपन क्या करते थे कि x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि x के नीचे एक्स वाई टर्म ना लेके ये लेते थे, y के नीचे y की टर्म ना लेके बाकी दो लेते थे, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ना लेके x और y लेते थे, और फिर उनका क्रॉस करते थे। ऐसे करते थे, सेम वही है ये। दोबारा देखो क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि x के नीचे x वाली टर्म ना लेकर इन दोनों को लेते थे, y के नीचे y की टर्म ना लेकर इन दोनों को लेते थे, और कांस्टेंट में कांस्टेंट को ना लेकर x और y के कांस्ट वो लेते थे, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर डेल को अपन मान लो, डेल 1 को मान लो x, डेल 2 को मान लो y, और डेल को मान लो आप एक मिनट के लिए कांस्टेंट। तो डेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल अपना कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी x और y के कोएफिशिएंट। तो ये क्या हो जाएगा, a1 b1 और a2 b2। तो ये किसकी वैल्यू निकलाई, डेल की। इस डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, डेल की। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद डेल 1, डेल 1 की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है, डेल 1 क्या माना हमने, x माना, तो x को छोड़ देंगे तो उसमें y के कोएफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट लेंगे। तो क्या आएगा कि c1 c2 और b1 b2, मतलब c1 c2 कांस्टेंट आ जाएंगे और b1 b2 मतलब y का कोएफिशिएंट आ जाएगा। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, इसका इससे माइनस इसका इससे, ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, डेल 1 की। फिर उसके बाद डेल 2 कैसे निकालना है, डेल 2 क्या माना हमने, y माना था, तो y को छोड़ देंगे, y को छोड़ देंगे तो अपने क्या पास क्या बचा, x बचा, तो a1 a2 और कांस्टेंट बचा c1 c2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, डेल की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, डेल 1 की वैल्यू आ जाएगी, इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे, डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी। तीनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के बाद डेल 1 डेल 2 की वैल्यू आते ही यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर डेल 1 की जगह डेल 1 का मान और डेल की जगह इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पुट कर देंगे डेल 2 और डेल की वैल्यू लगा के, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, और y x और y की वैल्यू आते ही वो क्या हो जाएगा, अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मेथड था अपना एक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, किससे, सारणिकों के अनुप्रयोग से, क्रेमर रूल से। ठीक है स्टूडेंट्स, दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, किससे, क्रेमर रूल से। तो एक्स होता है डेल 1 अपॉन डेल, वाई होता है डेल 2 अपॉन डेल। डेल की वैल्यू निकालने के लिए डेल को मान लो आप कांस्टेंट, डेल 1 को मान लो x और डेल 2 को मान लो y। लास्ट क्लास में 10 तो अपन ऐसा करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कि x के नीचे x वाले नहीं आने चाहिए, y के नीचे y वाले नहीं आने चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नहीं आने चाहिए। सेम आपने यदि डेल को कांस्टेंट, डेल अपना कांस्टेंट है तो x और y के कोएफिशिएंट ले लिए, डेल 1 हमने x माना तो यहाँ पर y और कांस्टेंट ले लिया, और डेल 2 को हमने y माना तो x और कांस्टेंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब चलते हैं अपन तीन चरों वाले रैखिक समीकरण पर। अब हम तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल देखते हैं। अभी हमने दो चरों वाले का देखा था, उसका पूरा सॉल्यूशन देखा था कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ऐसे हमको तीन चरों वाले का देखना है, मेथड बता रहा हूं, जैसे मेथड बता रहा हूं सेम डिट्टो हमको क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। तो जैसे मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशन है, पहला है a1x प्लस b1y और c1z इक्वल टू d1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें x y z तीन चर हैं। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ये बड़ा दूसरी क्वेश्चन है। तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं और इसमें कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं। कौन से, x y z। तो वही लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि इसमें x y z की पावर एक है। इसमें भी हमको करना क्या है, क्रेमर रूल से वही x y z की वैल्यू निकालनी है। इसमें तीन वेरिएबल हैं तो तीन निकालने, और दो वेरिएबल होते थे तो दो वैल्यू निकालनी होती थी। तो कैसे करेंगे, देखो
क्रैमर रूल से वही x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखो x को मान लो आप del 1, y को मान लो del 2 और z को मान लो del 3। एक मिनट के लिए आप क्या करेंगे कि del 1 को मान लेंगे x और del 2 को मान लेंगे y और del 3 को मान लेंगे z और del 4 को मान लेंगे आप कांस्टेंट। एक मिनट समझने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू निकालनी है तो del 1 अपॉन del, y की वैल्यू निकालनी है, y को क्या माना del 2 अपॉन del, z की निकालनी है तो del 3 अपॉन del। ये अपना फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू निकालनी है तो del 1 अपॉन del, y की वैल्यू निकालनी है तो del 2 अपॉन del और z की वैल्यू निकालनी है तो del 3 अपॉन del। अच्छा, अब हमको देखना है कि del 1 del 2 del 3 होता क्या है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन del को देखते हैं। del हमने क्या माना कांस्टेंट माना, तो इस कांस्टेंट del हमने क्या माना ये कांस्टेंट माना, तो इस कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी x y z तीनों के क्या ले लो कोफिशिएंट। तो x का क्या है a1 a2 a3, y का क्या है b1 b2 b3 और z का क्या है c1 c2 c3। ये अपने पास क्या आ गई है डिटरमिनेट्स आ गई, ये क्या आ गई सारणिक आ गई। क्या आ गई डेल का मान, डेल हमने क्या माना कांस्टेंट माना, तो कांस्टेंट को छोड़ दो बाकी सभी को ले लो। अभी डिटरमिनेट्स हो गई 3 into 3 की। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, या तो किसी रो को लेंगे या फिर किसी कॉलम को लेंगे, उससे इसका एक्सपेंड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं del 1, del 1 की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। del 1 को हमने क्या माना x माना, del 1 को हमने क्या माना x माना, तो x माना तो बाकी तीनों वैल्यू क्या आएंगी d1 d2 d3 और फिर b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई del 1 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमको इसकी निकालनी है del 2 की निकालनी है। तो del 2 को हमने क्या माना y माना, del 2 को हमने क्या माना y माना, तो y को छोड़ देंगे, बचा कुचा क्या a1 a2 a3 और उसके बाद क्या चलेगा c1 c2 c3 और d1 d2 d3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास del 2 की वैल्यू आ गई। अच्छा अब क्या निकालना है del 3, del 3 को हमने क्या माना z माना, तो z को छोड़ देंगे तो अपने पास क्या बचा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। ये अपने पास आ गया del की वैल्यू, del 1 की वैल्यू, del 2 की वैल्यू और del 3 की वैल्यू। कहाँ से लिए ये अपना डिटरमिनेंट्स कहाँ से बनाए, ये हमने अपने पास 3 लीनियर इक्वेशंस थी। यदि del को ले रहे हैं, मैंने फिर बताया था 1 मिनट के लिए आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको शामिल मत करो। जैसे del हमने कांस्टेंट माना था तो कांस्टेंट को रहने दो, बाकी x y z तीनों के कोफिशिएंट। del 1 को हमने x माना था तो x को छोड़ दो, बाकी तीनों के कोफिशिएंट। del 2 को हमने क्या माना था y माना था तो y को छोड़ दो, बाकी तीनों के कोफिशिएंट। del 3 को हमने z माना था, z को छोड़ दो, बाकी तीनों के कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व, ये अपने डिटरमिनेंट से अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, या तो किसी रो को ले लो या फिर किसी कॉलम को ले लो। इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम इसकी और सेम इसकी, तीनों की वैल्यू आते ही x की वैल्यू निकालेंगे तो del 1 अपॉन del की वैल्यू, y की निकालेंगे तो del 2 अपॉन del की वैल्यू और z की निकालेंगे तो del 3 अपॉन del की वैल्यू। तीनों को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे और वो अपना क्या होगा आंसर, x और y तीनों की क्या मिलेगी वैल्यू x y z। अगर अपने पास 3 वेरिएबल हैं तो 3 वैल्यू मिलेंगी, और अपने पास 2 वेरिएबल हैं तो क्रैमर रूल से 2 वैल्यू मिलेंगी x और y की। अच्छा एक चीज याद रखनी है, कभी भी देखो अपन डिवाइड किसका कर रहे हैं del का कर रहे हैं, सबसे पहले अपन del निकालेंगे। यदि बाई चांस इसको सॉल्व करने पर del की वैल्यू आ जाती है अपने पास 0, क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो 0 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करेगी, तो उस सिस्टम में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसके बाद इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस टाइम अपनी x y z तीनों की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो सबसे पहले डेल की वैल्यू निकाल के देखेंगे, यदि ये 0 आ रही है तो उसमें डिवाइड करने पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट, बाकी अपन क्वेश्चंस में देखते हैं। 2 चरों वाले समीकरण के लिए, 3 चरों वाले समीकरण के लिए, अब इसका अपन क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन एक क्वेश्चंस देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्रैमर नियम से हल कीजिए। मतलब अपने पास ये कोई इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, और इसको हमको किससे हल करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। जो अपना जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल कितने हैं, तो इसमें x है, y है और z है। अपने पास इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो 3 वेरिएबल हैं, अगर इसमें 2 वेरिएबल होते तो सिंपल रहता, क्योंकि इसका मेथड कम है। 3 वेरिएबल हैं तो इसमें x y z 3 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने मेथड बताया था, देखो दोबारा से देखो कि x y z 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, और उसमें हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रैमर रूल से x की, y की, z की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x y z तीनों की वैल्यू निकालने के लिए डेल 1 और डेल 2 और डेल 3, मैंने क्या बताया था, डेल 1 को आप x मान लो, डेल 2 को y मान लो, डेल 3 को z मान लो, डेल को क्या मान लो, कांस्टेंट। तब डेल की वैल्यू अपन ऐसे निकालेंगे, डेल 1 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, डेल 2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे और डेल 3 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। जब डेल और डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों की वैल्यू निकल जाती है तब अपन इसमें रख देते हैं x की निकलेगी, y की निकलेगी और z की निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास ये इक्वेशंस है। तो देखो सबसे पहले इनमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, डेल की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था, इसको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। इसको डेल को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। और इसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट तीनों। देखो x का कितना है 1 2 2, तो कितना हो गया 1 2 2। y का कोफिशिएंट कितना है 1 5 और 1, और z का कोफिशिएंट कितना है 1 7 और -1। तो ये किसका निकला, डेल का। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब डेल 2 की वैल्यू निकालते हैं। डेल 2 की वैल्यू हमको क्या चाहिए कि सब डेल 1 को हमने क्या माना था, x माना था, तो x को छोड़ देंगे, तो d1 d2 d3, तो d1 और d2 d3 वैल्यू कितनी कांस्टेंट है, 9 52 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना x है, ये अपना y है और ये अपना z है, और ये अपना क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है 1 5 1, और C1 की वैल्यू कितनी है 1 7 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। डेल 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो डेल 2 को हमने क्या माना था, y माना था, तो y को छोड़ देंगे, बाकी x को देखते हैं। x कितना है 1 2 2, इनका कोफिशिएंट 1 2 2, y को छोड़ देंगे। फिर क्या है d कितना है 9 52 0, और c क्या था अपने पास 1 7 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं अपन डेल 3 की वैल्यू। डेल 3 की वैल्यू में अपन कांस्टेंट छोड़ देंगे, बाकी a क्या है अपने पास 1 2 2, x का कोफिशिएंट है 1 2 2, v क्या है y का कोफिशिएंट कितना है 1 5 1। उसके बाद d अपना क्या है, क्योंकि डेल 3 है, z को छोड़ेंगे, कांस्टेंट है 9 52 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो उसकी रो को ले लेते हैं, अपन रो को लेते हैं, तो फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं। तो 1 को लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो कितना बचा -5 और -7, माइनस, फिर इस 1 को लेंगे, इस 1 के लिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -2 और -14 +1, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 -10। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपन डेल 2 को सॉल्व करेंगे इसकी रो को अकॉर्डिंग। तो डेल 2 की इसको सॉल्व करेंगे अपन रो को, तो 9 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को लेंगे, 1 को रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है स्टूडेंट, मैंने तो उनको सॉल्व कर रखा है, मुझे तो याद है क्या आएगा, लेकिन आप एक बार सॉल्व करना। ऐसे ही फिर
डेल टू की इसकी रो को लेके सॉल्व करेंगे तो 1 को लेंगे, 1 को लेने पर इसके रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस, फिर 9 को लेंगे, इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को लेंगे, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -12। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। फिर डेल 3 इसकी इस रो से सॉल्व करेंगे, इसके 1 को सॉल्व करेंगे अपन, इसके रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, 1 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, 9 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर -20। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों डिटरमिनेंट्स को हमने क्या किया, सॉल्व किया, और तीनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने पर डेल की वैल्यू कितनी आई -4, डेल 2 की वैल्यू कितनी आई -4, डेल 2 की वैल्यू कितनी आई -12 और डेल 3 की वैल्यू कितनी आई -20। अब इन सब वैल्यू को अपन यहां रख देंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या, देखो ये होता है डेल 1 अपॉन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए डेल 1 को देखो कितना है अपने पास, ये अपने पास डेल 1 है, ये डेल है, ये डेल 1 है, ये डेल 2 और डेल 3 है। तो डेल 1 देखो अपने पास कितना है -4 और डेल कितना है -4, तो -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। y की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 की वैल्यू कितनी है -12 और डेल की वैल्यू कितनी है -4, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 3 आ गया। z की वैल्यू के लिए देखो डेल 3 कितना है अपने पास -20 और डेल कितना है अपने पास -4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 1 और y की वैल्यू अपने पास आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई अपने पास 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि अपने पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, कहने का मतलब है यदि अपने पास 3 वेरिएबल हैं तो x y z तीनों की वैल्यू निकलेगी, यदि अपने पास 2 वेरिएबल हैं तो x और y की दो वैल्यू निकलेंगे। वो मेथड मैंने आपको क्लियर बताया था, एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्रेमर रूल्स का यूज करते ही हमें और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका दूसरा सेकंड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स आगे वाला, जब तक आपको क्रेमर रूल के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।